हेलो एवरीवन, आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को कंप्लीट करेंगे और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैं कहूँगी कि वर्ड टू वर्ड कंप्लीट करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे मैं कुछ माइंड मैप्स का भी यूज़ करूँगी, जहाँ पे आप ऐसे कहने लगते हो ना दीदी इतना सारा है, इतने सारे पॉइंट्स है, कैसे एक साथ याद करें, तो वहाँ छोटा छोटा माइंड मैप भी यूज़ कर लेंगे, थोड़े डायग्राम्स और भी एक्स्ट्रा एनसीईआरटी से थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ कर लेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको ऐसे हो कि नहीं दी हम दूसरे बैच से या फिर कहीं दूसरे टीचर से हम कर रहे हैं जो हमें मतलब फुल आउट ऑफ एनसीईआरटी सब कुछ है, पर हमें यहाँ आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एनसीईआरटी का चाहिए, वो भी बता दें। आप जैसे ही बताओगे वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। तो क्या आप जानते हो कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है, इवन जो लार्ज ऑर्गेनिज्म है ना, वो भी अपनी लाइफ को कहाँ से, सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। चलो हम ये तो मान लेंगे कि चलो जो पोरीफेरा है वो तो खुद ही एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो तो मान लेते हैं कि चलो ये तो सिंगल सेल का है, सिंगल सेल से ही अपनी लाइफ है वो क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। पर एक जो बड़ा ऑर्गेनिज्म है, आप खुद को ही मान लो, तो आप खुद भी एक छुटकी सी सेल है ना, एक सिंगल सेल, एक से ज़्यादा नहीं बल्कि सिंगल, ओनली सिंगल सेल, उसी से ही आप क्या अपनी लाइफ को शुरू किए हो, आप उसी से ही आगे जाके बने हो। ठीक है, तो ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि सिंगल सेल ही आगे जाके एक इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बना देता है, आपको बना दिया, एक छोटी सी सेल ने आपको बना दिया, तो थोड़ा वंडर होना तो ज़रूरी है ना। फिर उसके बाद में कहता है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल एंड इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एक सेल का, और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एक सेल है वो खुद को डबल करेगी, आगे जाके और बनाएगी, और सेल्स बनाएगी। वो कैसे बनाएगी, वो क्या क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी। रिप्रोड्यूस कैसे करेगी, सेल को डिवाइड करके, और ये सेल डिवाइड कर करके और ज़्यादा सेल्स बनाती जा रही है, और उससे क्या होएगा, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ओके, तो अब ये क्या कहते हैं कि ऑल सेल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। कोई भी एक सेल है वो जब रिप्रोड्यूस कर रही है तो वो क्या बनाएगी, दो सेल बनाएगी। ठीक है, विद ईच पेरेंटल सेल डिवाइड गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स एंड ईच टाइम दे डिवाइड। तो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि इन्होंने एक बार डिवाइड किया तो 2 सेल बनाया, दूसरी बार कह रहा है मैं तो डिवाइड करूँगी, नहीं भैया इस बार मेरे को तो 3 सेल बनाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं होता, 2 ही सेल बनाएगी, हर बार कितनी सेल बनाएगी, 2 ही सेल बनाएगी। ओके, जब भी ये रिप्रोड्यूस करेगी, जब भी ये डिवाइड करेगी, तो ये हमेशा 2 सेल में ही डिवाइड करेगी। जो भी पेरेंटल सेल है उससे जो भी डॉटर सेल बनेगी वो हमेशा 2 बनेगी। ठीक है, अब ये जो न्यूली फॉर्म सेल्स होती है ना, ये जो डॉटर सेल्स है, वो खुद को ग्रो भी कर सकती है, अब डिवाइड भी कर सकती है। ये जो पेरेंटल सेल थी, इसने 2 डॉटर सेल बनाई, अब ये कह दे हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो कोई काम नहीं करेंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। ये भी अब किसी की पेरेंट बनेगी। ठीक है, तो ये भी आगे जाके डिवाइड करेगी। ओके, फिर उसके बाद में क्योंकि अब ये क्या है, ये नई सेल्स है वो बना सकती है, डिवाइड कर सकती है, और इससे क्या होएगा, एक नया पॉपुलेशन बन जाएगा। सेल्स की भी पॉपुलेशन होती है, नई सेल्स की क्या बन जाएगी, पॉपुलेशंस बन जाएगी, और उससे क्या होएगी, पॉपुलेशन बन जाएगी दैट इज़ फॉर्म बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ सिंगल पेरेंटल सेल और उनकी प्रोजेनी। अब ये पॉपुलेशन किन से बनी है, पेरेंट सेल से बनी है। इस पेरेंट सेल की प्रोजेनी थी, उसने भी रिप्रोड्यूस किया, उससे ये एक पूरी की पूरी सेल की पॉपुलेशन बन गई। ओके, उसके बाद में क्या कह रहा है कि इन अदर वर्ड सच साइकिल एंड ग्रोथ डिवीजन अलाउ ए सिंगल सेल टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन सेल्स। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि ये जो है ना, ये एक जो सिंगल सेल है वो अपनी सेल साइकिल जो डिवीज़न कर करके नए सेल्स बना के क्या कर लेती है, मिलियंस ऑफ सेल्स का एक पूरा स्ट्रक्चर बना देती है। अब आप खुद के अंदर सेल्स को गिनोगे तो आप गिन लोगे कि नहीं मेरे अंदर तो 1 मिलियन सेल्स है, मेरे अंदर 2 मिलियन सेल्स है, या फिर मेरे अंदर तो 10 ही सेल्स है, भाई मैं तो 10 ही सेल्स के बना हुआ हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता, मिलियंस ऑफ सेल्स का इसने पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है। ठीक है, उसके बाद में आगे नेक्स्ट है, अब क्या कह रहे हैं कि सेल डिवीज़न है वो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सेल डिवीज़न तो बोल रहा है कि ऑल में होएगा, सब ऑर्गेनिज्म में होएगा। ऑल में कौन आ जाता है, प्रोकैरियोट आ जाता है, यूकैरियोट हो जाता है। पर जो सेल साइकिल होती है ना, सेल साइकिल, ये आप आगे आपको बताऊंगी कि सेल साइकिल कैसे चलती है, क्या होती है, वो ओनली ऑन यूकैरियोट्स में होती है। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि सभी के सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ सेल डिवीज़न तो सब में होएगा, पर जो सेल साइकिल होती है, जो सेल साइकिल चलती है वो ओनली ऑन यूकैरियोट्स में चलती है।
ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ द सेल डीएनए। अभी क्या होता है, जब भी सेल डिवाइड करेगी, कोई भी सेल है वो अगर डिवाइड कर रही है तो उन्हें 3 चीज़ें तो ज़रूरी है, मस्ट है, ठीक है। उसमें सबसे पहले क्या आएगी, सब कोऑर्डिनेटेड वे में बताऊंगी, एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं क्या कह रही है। डीएनए का रेप्लिकेशन होना, सेल का ग्रोथ होना, ये किस में आती है, ये कोई भी सेल डिवाइड करेगा तो डीएनए रेप्लिकेशन और सेल का ग्रोथ होना ये होएगा ही होएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है कि ऑल दीज प्रोसेस, cell division, DNA replication and cell growth hence have takes place in coordinated way to ensure the correct division and the formation of progeny cell containing the intact genome। अब पूरा समझो एक बार, देखो ये कहता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेल ग्रोथ होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, डीएनए का रेप्लिकेशन होना चाहिए, फिर ये बोल रहे हैं ना डीएनए रेप्लिकेशन, और फिर सेल का क्या होना चाहिए, सेल का डिवाइड, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस इन कोऑर्डिनेटेड, सेल का डिवाइड होना, सेल का डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ। अब ये इन्होंने ऐसे ही दे रखा है, सीरीज़ में नहीं दे रखा कि कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले सेल का ग्रोथ होना चाहिए, फिर डीएनए रेप्लिकेशन होना चाहिए, फिर सेल को डिवाइड कर देना है, फिर सेल को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये सारा का सारा कैसे होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले आपने क्या किया, डीएनए रेप्लिकेशन कर दिया, फिर डिवाइड कर दिया, फिर ग्रोथ करवा दी, ऐसा नहीं चलेगा। पहले आपको ग्रोथ करवानी है सेल की, फिर उसके बाद में डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है, फिर सेल डिवाइड करनी है, और ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में चलना चाहिए, ओके। फिर उसके बाद में क्या बोलता है कि ये इंश्योर करता है, इतना हो गया। फिर बोलता है कि कोऑर्डिनेटेड वे में तो चलो हो गया, फिर जो भी प्रोजेनी सेल है ना उसके पास इंटैक्ट जीनोम जाना चाहिए। इंटैक्ट जीनोम ऐसे समझो कि आपके पास कोई भी नोटबुक है जिसमें 500 पेजेस है, और आपको इसकी 2 फोटोकॉपी बनवानी है, तो इसके अंदर भी 500 पेजेस होने चाहिए, इसके अंदर भी 500 पेजेस होने चाहिए। अगर 500 पेजेस नहीं हुए, अगर आपने कुछ पेजेस मिस कर दिए, जैसे कि यहाँ पे 400 ही पेज हुआ, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गई, मतलब इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गई है। तो ऐसे ही अगर आपका जो जीनोम है, जो डीएनए है, वो अगर इंटैक्ट नहीं हुआ ना, कंप्लीट नहीं हुआ, टूटा, अगर कुछ उसके अंदर टूट फूट हो गई, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट जाएगी नहीं, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं जाएगी। इसीलिए पूरी सेल साइकिल को अगर कंप्लीट करना है तो इंटैक्ट जीनोम होना चाहिए, और तीनों कोऑर्डिनेटेड वे में चलनी चाहिए जो भी प्रोजेनी होगी। और जीनोम का पता है ना, अगर आप नए हो तो जीनोम का मतलब होता है ऑल टोटल डीएनए, जो भी डीएनए होता है, जो डीएनए आगे जाके इन्फॉर्मेशन से अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी बनाएगा वो डीएनए होएगा, वो जीनोम होएगा, ठीक है। उसके बाद में सिंथेसाइज द अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स। चलो इतने यहाँ तक हो गया ना। दीज सीक्वेंस ऑफ द इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, इससे ये जीनोम को डुप्लीकेट करेगा और सिंथेसाइज करेगा अदर पार्ट एंड कंस्टिट्यूएंट द सेल इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स, और वो फिर टूट के 2 डॉटर सेल्स बना लेगी, और इसी को सेल साइकिल कहते हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले 2 डुप्लीकेट जीनोम आ गए, इसके अंदर मतलब इस सेल के अंदर 2 डुप्लीकेट जीनोम आ गए। अब इसको 2 डॉटर सेल्स के अंदर टूटना है, 2 नई प्रोजेनी बनानी है, तो इसके अंदर और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और क्या होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया होएगा। तो वो अदर पार्ट्स भी इसको सिंथेसाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अदर पार्ट भी इसको क्या करना पड़ेगा, सिंथेसाइज करना पड़ेगा। चलो डुप्लीकेट हो गया, फिर अदर पार्ट को सिंथेसाइज करो, फिर इवेंचुअली डिवाइड कर दो। अब ये जो सेल था इसके अंदर 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गई, काफ़ी ज़्यादा साइटोप्लाज्म बन गया, और अब ये टूट गया, इवेंचुअली डिवाइड हो गया, इक्वली पार्टीशन हो गया, ओके। तो अब ये डिवाइड होके अब इस पूरी प्रोसेस को सेल साइकिल कहेंगे, और सेल साइकिल ओनली ऑन यूकैरियोट्स में चलती है। डिवाइड होना, डिवीज़न और ग्रोथ सब में होती है, डिवीज़न और ग्रोथ सब में होएगी। डिवाइड करके वो रिप्रोड्यूस करता है ना, तो वो सब में होगी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिवीज़न होगी, पर जो सेल साइकिल है वो ओनली ऑन यूकैरियोट्स में होगी, ओके। Although cell growth in term of cytoplasm increase is a continuous process। ये क्या कह रहा है कि सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्म के टर्म में एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर डीएनए सिंथेसिस, बट क्या कह रहा है कि डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन लाइफ साइकिल।
पर डीएनए रेप्लिकेशन किसी स्पेसिफिक स्टेज पे ही होता है। जैसे आप पूरे साल पढ़ते रहते हो पर हर टाइम एग्ज़ाम तो नहीं देते ना, पर एग्ज़ाम तो साल में एक ही बार देते हो। तो वैसे ही सेल ग्रोथ पूरा साल होएगी पर डिवीज़न एक ही बार होगी, ठीक है, और वो भी किसी स्पेसिफिक टाइम पे होगी कि हाँ अब डिवीज़न की ज़रूरत है। द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स DNA are then distributed to daughter nuclei by complex series of events during the cell division। अब ये क्या कह रहा है कि रेप्लिकेटेड जो क्रोमोसोम है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर बाय कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल साइकिल। जो कॉम्प्लेक्स सेल साइकिल की जो कॉम्प्लेक्स इवेंट्स हैं उनके अंदर जो भी DNA बना था उसको दो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि कोई एक टीचर है, उसके पास कितनी 100 बुक्स है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 50 एक में करेगा, 50 एक में करेगा। किसी एक को 70 या 30 नहीं देगा, 70-30 नहीं करेगा, ठीक है। तो वैसे ही जो सेल है उसने जब डुप्लीकेट कर लिया, अपने DNA को डुप्लीकेट कर लिया ना, और वो अब क्या देगा, किसी अपने आगे वाले प्रोजेनी को देगा, तो इक्वली डिवाइड करके देगा, वो उसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं करेगा। उसके बाद में बोलता है कि ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न दीज इवेंट्स आर देमसेल्व्स अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। और ये सारे के सारे जो इवेंट हो रहा है, सेल का ग्रोथ होना, फिर सेल DNA का रेप्लिकेशन होना, फिर उसके बाद में इसका डिवाइड कर जाना, ठीक है, ये सारा का सारा जेनेटिक कंट्रोल में है और हर एक में इक्वली अमाउंट के अंदर DNA का पहुंच जाना। जैसे कि कोई भी ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जो भी ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर जो लाइट्स होती है, रेड लाइट ट्रैफिक कंट्रोल करती है ना, तो वैसे ही जो जीन है ना, ये खुद जीन अपने सेल्स के ऊपर कंट्रोल रखती है। ओके, तो अगर पूछा जाए कि सेल डिवीज़न को कौन कंट्रोल करता है, जेनेटिक कंट्रोल में होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ठीक है। तो ये सारा ऐसे सीक्वेंस में याद रखना है। इसी के साथ अपना एक जो पेज है वो तो कंप्लीट हो गया। अब जो हमने पूरा पेज पढ़ा था ना, उसका ये बस इतना सा पार्ट है ना, ये जो इतना हो गया और ये इतना हो गया, ये पूरा भी नहीं, इसका इतना सा पार्ट, इतने पॉइंट्स निकलते हैं इसके अंदर।